मोदी यदि अटल जी की तरह होते तो ना जाने कब का ये सब उसे निगल गए होते, जैसे अटल जी को निगल गए। क्या ऐसा फर्क है मोदी और वाजपेयी में कि जिसने नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बना दिया? मोदी को जब ये फंसाने की कोशिश करते हैं, ये अपनी जाल में फंसते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये अपने दुश्मनों को अवसर देते हैं उन्माद फैलाने का, और उसके बाद वो नग्न हो जाते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को अपने जाल में फंसाकर उसका वध कर देते हैं। यदि नरेंद्र मोदी की तरह अटल बिहारी वाजपेयी भी कृष्ण की तरह वही दाव चलते तो 2004 में बीजेपी की सरकार नहीं जाती। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत मीडिया के क्षेत्र में वर्ल्ड वाइड दुनिया की ताकत बने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी भी चाह रही कि जिस तरह से सीएनएन और बीबीसी दुनिया भर में मीडिया की अपनी ताकत दिखाता है, भारत की भी मीडिया ऐसी हो। ये अर्नब गोस्वामी के चैनल के लॉन्चिंग प्रोग्राम में नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था। तो एनडीटीवी ने वर्ल्ड वाइड चैनल लॉन्च किया तो देश के प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचे। मोदी एनडीटीवी के कार्यक्रम में पहुंचे तो पूरा कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम तूफान मचाने लगा और उसे अडानी से जोड़कर दिखाने लगा। लगातार नरेंद्र मोदी के का चरित्र हनन करने वाला इकोसिस्टम और कांग्रेस का खैराती गैंग ये साबित करने लगा कि अडानी और अंबानी के पॉकेट में है प्रधानमंत्री। ये वही एजेंडा था जो राहुल गांधी के द्वारा कांग्रेस का इकोसिस्टम लगातार चला रहा था। एक तस्वीर सामने आई कि एनडीटीवी, जिसका प्रणय जेम्स राय मालिक हुआ करता था, उसका शेयर वहां नगण्य हुआ और अडानी का शेयर यहां हुआ। तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट का इन्होंने उद्घाटन किया। इस मौके पर एनडीटीवी वर्ल्ड चैनल भी लॉन्च किया गया। जैसा मैंने आपको कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लंबे समय से सपना रहा। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी क्या अपने विरोधियों को बार बार ये अवसर देते हैं कि वो नग्न हो जाए, और जब वो मोदी को फंसाने की कोशिश करते हैं तो वो बार बार फंसते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते क्योंकि उनका इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है। जो ही प्रधानमंत्री मोदी के उस फ्रेम पर यह आए कि प्रधानमंत्री मोदी एनडीटीवी के कार्यालय पहुंचे, अडानी के चैनल में जाकर के उन्होंने उसका लॉन्चिंग किया, तो एक वीडियो वायरल हो गया। वो वीडियो जिसकी सिर्फ चर्चा होती थी, हमने भी अपनी किताब में चर्चा की। आज हम इसी फ्रेम से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में फर्क क्या है। यह दरअसल कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम लगातार अटल बिहारी वाजपेयी का महिमा मंडन करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि मोदी को अटल जी जैसा होना चाहिए। मोदी यदि अटल जी की तरह होते तो ना जाने कब का ये सब उसे निगल गए होते, जैसे अटल जी को निगल गए। तो हम आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि मोदी और वाजपेयी में बेसिक फर्क क्या है। क्या ऐसा फर्क है मोदी और वाजपेयी में कि जिसने नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा बना दिया। इसलिए इस वीडियो को अभी आप तत्काल लाइक और शेयर कर लीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमने जब पत्रकारिता का काला अध्याय पुस्तक लिखी, उसमें इसका जिक्र किया कि कैसे राष्ट्रपति भवन में प्रणय जेम्स राय ने एनडीटीवी का उद्घाटन किया था। अब वो वीडियो सामने आया है पहली बार, जिसमें दिख रहा है कि प्रणय जेम्स राय राष्ट्रपति भवन में बैठा है और मुकेश अंबानी को आमंत्रित किया गया है वहां। अब मुकेश अंबानी है और उसका पैसा अब देखिए, लीडिंग लेजेंड को यहां बुलाया जा रहा है। और लीडिंग लेजेंड कौन है? ये
अंबानी है। अंबानी लीडिंग लीजेंड है और अंबानी वहां पहुंचते हैं। प्रणय जेम्स राय कहां बैठा हुआ है, जरा देखिए प्रणय जेम्स राय की ताकत को देखिए। ये राष्ट्रपति भवन है, ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रपति भवन। ये 2013 की तस्वीर है, जब पूर्ण रूप से अपने चैनल का की लॉन्चिंग वहां से वो कर रहा है। और प्रणय जेम्स राय के ये राष्ट्रपति भवन में सब कुछ हो रहा है। इससे पहले जब प्रोडक्शन हाउस प्रणय जेम्स राय ने शुरू किया था, उस प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत प्रधानमंत्री निवास राजीव गांधी के सरकारी निवास से हुआ था। तो ये जो लोग कहते हैं कि अंबानी और अडानी को मोदी ने पॉकेट में रखा है, उसको जरा समझिए। यहां आप इस वीडियो को मेरे ट्विटर पे सुन सकते हैं, ये किस तरह से भजन गा रहे हैं अंबानी, और ये नैरेटिव गढ़ते हैं कि अडानी और अंबानी को नरेंद्र मोदी ने अपने पॉकेट में, नरेंद्र मोदी को अपने पॉकेट में रखा है। तब हम जरा बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मोदी को जब ये फंसाने की कोशिश करते हैं, ये अपनी जाल में फंसते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ये अपने दुश्मनों को अवसर देते हैं उन्माद फैलाने का, और उसके बाद उन्नग्न हो जाते हैं। जैसे जो ही एनडीटीवी के कार्यक्रम में पहुंचे, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, किसी चैनल के उद्घाटन में, वो टीवी 9 के उद्घाटन में भी पहुंचे थे, वो रिपब्लिक चैनल के उद्घाटन में भी पहुंचे थे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इस तरह के कार्यक्रमों में कोई भी चाहेगा कि उन्हें आमंत्रित किया जाए और वो आए। लेकिन आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो लगातार महिमा मंडन करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नहीं है मोदी, क्यों और क्या फर्क है अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी में? क्यों मोदी की लकीर इतनी बड़ी है? पर आप बारीकी से समझिएगा जरा सा। दरअसल नरेंद्र मोदी अपने दुश्मनों को अपने जाल में फंसाकर उसका वध कर देते हैं। भारत द्रोहियों का वो बड़े सलीके से वध कर देते हैं। लेकिन मोदी राष्ट्र को समर्पित, समाज को समर्पित किसी ऐसे व्यक्ति को खुद से अलग नहीं होने देते जो भारत के निर्माण में लगा हुआ हो। यही अटल, आडवाणी और नरेंद्र मोदी में फर्क है। आपको याद होगा गोविंद, दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत सॉफ्ट कहा जाता है कि वो बहुत सॉफ्ट थे, वो विरोधियों को भी साध करके रखते थे, उनमें गजब की खासियत थी। ये सब अटल जी की तारीफ तब करते थे जब आडवाणी जी थे, बाद में आडवाणी की तारीफ करने लगे नरेंद्र मोदी के सामने में। तो जरा बारीकी से जरा समझिए कि क्या था जो लोग कहते हैं, जिस संघ ने भी कह दिया अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि अहंकार नरेंद्र मोदी में होता तो सत्यपाल मलिक का क्या होता? अहंकार नरेंद्र मोदी में होता तो नितिन गडकरी का भी क्या होता? वो पार्टी से बाहर होते, मंत्रिमंडल में कभी नहीं होते। कैसे नरेंद्र मोदी ने इन सबको साधा है, और नरेंद्र मोदी जिसको साइड करते हैं वो भी चुपचाप उसे कैसे स्वीकारता है, और यदि साइड किए जाने के बाद भी यदि राष्ट्र निर्माण में व्यक्ति ऊर्जा दिखाता है तो कैसे अवसर पाता है, और यदि फुदकने वाले का भी वो क्या हस्र करते हैं कि वो विरोध करने लायक नहीं रह जाता। उसका उदाहरण यशवंत सिन्हा है, शत्रुघ्न सिन्हा है, सत्यपाल मलिक है, और ना जाने कितने हैं। इन सब ने पीक तक जाकर मोदी को अपमानित किया, लेकिन बदले के भाव से प्राइम मिनिस्टर मोदी के दौर में इन सबको पार्टी से निकाला भी नहीं किया। शायद यही स्टाइल उनका शाहीन साजिश और किसान आंदोलन में भी रहा कि दुश्मनों को हावी नहीं होने दिया। कई बार लगता है कि मोदी जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं, मोदी जो दांव चलते हैं, वो क्यों उनका दांव पार्टी को कमजोर नहीं होने देता। यदि नरेंद्र मोदी की तरह अटल बिहारी वाजपेयी भी कृष्ण की तरह वही दांव चलते तो 2004 में बीजेपी की सरकार नहीं जाती। दरअसल मोदी से ये यही अपेक्षा करते हैं कि वो वाजपेयी की तरह बन जाएं और इसी में वो निपट जाएं। तब आपको जरा बारीकी से चीजों को समझने की वाजपेयी और मोदी में फर्क क्या है। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी को गोविंदाचार्य ने एक खबर फैली कि उन्होंने मुखौटा कह दिया। गोविंदाचार्य बार बार ये गिड़गिड़ाते रह गए कि हमने उन्हें मुखौटा नहीं कहा, हमने
बाद ये मीडिया ने बनाया, भाजपा का चेहरा कहा था, मुखौटा नहीं कहा था। मैंने वाजपेयी को भाजपा का चेहरा कहा, मीडिया ने उसे मुखौटा बना दिया। गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य जैसा समर्पित व्यक्ति, समाज के लिए ऐसा विद्वान, ऐसा काबिल व्यक्ति बीजेपी में बहुत कम थे। संघ में गोविंदाचार्य जैसा विद्वान, बहुत दिन उनके साथ, मतलब बहुत नजदीक से गोविंदाचार्य को समझने का मौका मिला। केरल के गोविंदाचार्य जितनी अच्छी मैथिली और भोजपुरी बोलते थे, सामान्यतः कोई मैथिल और भोजपुरी जानने वाला उस तरह का नहीं बोल सकता। आप कल्पना नहीं कर सकते उनका प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा था हिंदी के लिए, मैथिली, भोजपुरी, इन तमाम पूर्वी भाषाओं के लिए, क्योंकि उन्होंने बिहार में भी बहुत जगह बहुत दिनों तक काम किया। इस गोविंदाचार्य का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी के अहंकार की वजह से इस्तेमाल नहीं हो सका। बात यहीं तक नहीं चली, सिर्फ गोविंदाचार्य नहीं, आपको याद होगा उमा भारती के साथ भी यही हुआ। उमा भारती एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आपको याद होगा कि उमा जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और आडवाणी जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बिदक करके बाहर आ गई। और उमा भारती एक समय में जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट की बात महिलाओं में कही जाती है, वो इसी ढंग से थी। बाबरी विध्वंस से लेकर राम मंदिर आंदोलन में जो भूमिका उमा भारती की थी, वो कमतर किसी की हो सकती है, लेकिन उमा और ये दोनों के दोनों गायब हो गए। बात यहीं तक नहीं रही। कल्याण सिंह को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। कल्याण सिंह राम मंदिर निर्माण में उनकी भूमिका को कतई इग्नोर नहीं किया सकता। कल्याण सिंह ने जब ढांचा गिरा तो जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उत्तर प्रदेश के साथ साथ कांग्रेस ने चारों भाजपा शासित राज्यों को बर्खास्त कर दिया, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी इस पूरे मामले में, ढांचा गिरने के मामले में खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगे और उसकी सजा धीरे धीरे कल्याण सिंह को मिलने लगी। कहा जाता है कि कल्याण सिंह यदि पार्टी में होते तो 2004 में बीजेपी पस्त नहीं होती, बीजेपी और ताकतवर होती। और 2004 से 9 के बाद के अवसर कल्याण सिंह के पास होते, मतलब कल्याण सिंह, अटल और आडवाणी के बाद इस देश के नायक होते। ये जो 10 साल कांग्रेस का प्रचंड भ्रष्टाचार इस देश ने देखा, यदि अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्याण सिंह को बाहर नहीं किया होता, कल्याण सिंह जैसे कद्दावर पिछड़े नेता को बाहर नहीं किया होता, तो कांग्रेस के पाप से ने देश को नहीं गठा होता। जो सोनिया की मनमोहनी सरकार, जिसने 10 साल तक इस देश के इतिहास का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, वो नहीं किया होता। कल्याण सिंह को भी नहीं मना पाए अटल बिहारी वाजपेयी। दरअसल सच ये मानिए तो वाजपेयी किसी को मना नहीं पाए। जो बाहर गया वो बाहर गया। उमा भारती हूं, गोविंदाचार्य हूं, कल्याण सिंह हूं, ये ऐसे कद्दावर लोग थे जिनको साधने की जरूरत थी। लेकिन वाजपेयी के दौर इतना ही नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के दौर में वसुंधरा राजे तेवर दिखाती थी, फुदक के जाती थी, पार्टी को नष्ट करती थी। अब इस बदले दौर को देखिए। मोदी के दौर में वसुंधरा राजे ज्यादा ताकतवर हो गई थी। वसुंधरा राजे के जगह पे राजस्थान में शर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कोई चूं तक नहीं बोला। शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर नेता, जो लगातार 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, उनके जगह पर मोहन यादव जी को, एक अननोन चेहरा को प्रधानमंत्री मोदी के सलाह पर मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया गया। शिवराज सिंह चौहान क्षण भर के लिए नाराज तो दिखे, लेकिन उन्हें साध लिया गया। अब सोचिए, शिवराज सिंह चौहान को, आज की खबर यह है कि शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री मोदी ने, जो जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, अब सरकार के जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं, उसकी मॉनिटरिंग कमेटी का प्रेसिडेंट बना दिया है। मतलब सरकार के तमाम प्रोजेक्ट को शिवराज सिंह चौहान मॉनिटर करेंगे। तो किसको कहां लाना है? शिवराज सिंह चौहान को भी नाराज, जो काबिल हैं उसे, उन्हें भी नाराज नहीं होने दिया। शिवराज सिंह चौहान
कल्याण सिंह, उमा भारती या गोविंदाचार्य की तरह नाराज होकर के पार्टी को क्षति नहीं पहुंचाने लगे। नहीं, ये काम वसुंधरा राजे कर पाई। वही हाल रमन सिंह का भी हुआ। रमन सिंह के जगह पे एक ऐसे अननोन चेहरे को, आदिवासी चेहरे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया और रमन सिंह फुफकार नहीं मार सके। ये फर्क है नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में। मामला यहीं तक नहीं सधा। योगी आदित्यनाथ को तबाह करने के लिए यूपी में जब कुछ हुआ तो योगी के कंधे पर उन्होंने हाथ रख दिया और मैसेजिंग साफ दे दी। मीडिया ने भले ही नैरेटिव बनाया हो, लेकिन प्रधानमंत्री ने योगी के कंधे पर हाथ रख करके एक मैसेज साफ दे दिया। इस तरह हाथ कभी अटल जी ने किसी पर नहीं रखा। अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय के अपने सबसे उभरते प्रभावशाली मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा था कि नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए, उन्हें बाहर करने के लिए, गुजरात से बाहर करने का हर संभव कोशिश किया। अटल बिहारी वाजपेयी गुजरात दंगे के बाद चाहते थे कि नरेंद्र मोदी को हटा दिया जाए। उनका बस चलता तो गुजरात से उसी समय उन्हें बाहर कर दिया जाता और यकीन मानिए गुजरात में उसी समय पार्टी खत्म हो जाती। और आज जो भाजपा का वर्चस्व है, अटल बिहारी वाजपेयी की एक गलती से भाजपा का वजूद खत्म हो जाता। गुजरात में यदि अटल बिहारी वाजपेयी की बात मान ली जाती, ये सॉफ्ट वाजपेयी की बात, तो गुजरात से भाजपा खत्म हो जाती। लेकिन उस समय आडवाणी का दबाव रहा या जो कुछ भी हुआ, नरेंद्र मोदी का वर्चस्व रहा, प्रभाव रहा कि हिम्मत नहीं की जा सकी नरेंद्र मोदी को छेड़ने की। और नरेंद्र मोदी सॉफ्ट बनकर के वहां जमीन पर काम करते रहे। उनके ऊपर इतने सारे प्रभाव हुए, उन्होंने कुछ भी बदलने नहीं दिया। जब प्रधानमंत्री के रूप में उनका बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में नाम आया तो आडवाणी उन्हें, उनका वजूद नष्ट कर देना चाहते थे। मैंने कई बार सुनाया है आपको कि जब मुरली मनोहर जोशी अक्सर दिवाली मिलन समारोह पत्रकारों के साथ करते थे, 2013 में भी वो कर रहे थे, तो टेलीविजन चैनल पर प्रिंट का आने वाला एक खलिहर आजकल जो दिखाई देता है आपको, उसने पश्चिमी यूपी का है, उसने हम सबके सामने में मुरली मनोहर जोशी से पूछा था कि पंडित जी, सुना है नरेंद्र मोदी बनारस से चुनाव लड़ेंगे। तो मुरली मनोहर जोशी ने कहा, किस पार्टी से लड़ेगा? ये पब्लिकली मुरली मनोहर जोशी ने कहा था दर्जनों पत्रकार के सामने में। ऐसा नहीं है कि ये बात नरेंद्र मोदी तक नहीं पहुंची होगी। इसी कार्यक्रम को यदि उनके कई लोग सुनते होंगे तो कई बार इसमें चर्चा की जा चुकी हुई है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आडवाणी को भी साधा और मुरली मनोहर जोशी कद्दावर नेता को भी। एल के आडवाणी के लिए लगातार होता रहा कि एल के आडवाणी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया गया। उस दौर में भी मैं कहता था कि नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ बड़ा सोच कर रखे हुए हैं। और यही वजह है कि अटल जी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न मिला। दरअसल राष्ट्रपति वाली कुर्सी, जो कद स्ट्रेचर हो चुका था आडवाणी जी का, वो उनके सामने उस कद से बड़े हो चुके हुए थे वो। और सबसे अहम बात कि इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में देश कैसे चलाना है, यदि आडवाणी जैसा व्यक्ति कोई राष्ट्रपति पद पर होता तो संभव हो सकता था कि काम करने में थोड़ी अड़चने हो सकती थी। दरअसल एल के आडवाणी हर मंगलवार को एक ब्लॉग लिखा करते थे। जब प्रधानमंत्री बन चुके थे नरेंद्र मोदी, तो उस समय में भी वो ब्लॉग लिखते थे और वो ब्लॉग कई बार सरकार की परेशानी का वजह बनता था। मोदी ने सबसे पहले आडवाणी जी से उस ब्लॉग को ना लिखने का आग्रह किया। यदि जिद पर आ जाते आडवाणी तो कोई रोक नहीं सकता था, लेकिन सबसे पहले आडवाणी जी को नरेंद्र मोदी ने वो ब्लॉग लिखने से मना किया जो हर मंगलवार को आता था। कई बार उस ब्लॉग के एक एक बातें उनके लिए, प्रधानमंत्री के लिए परेशानी का सबब हो जाता था। जैसे संघ प्रमुख का यह बात कि कोई देवता किसी को खुद को नहीं समझना चाहिए, किसी को अहंकारी नहीं बनना चाहिए। 2-3 बार इस बयान ने मोदी के कद को कमजोर करने की कोशिश की, मोदी विरोधियों को ताकतवर बनाया। आज वही संघ महाराष्ट्र में जमीन पर जमकर काम कर रहा है अपने वजूद को बचाने के लिए। तो दरअसल ये फर्क है
कि आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जो लगातार एक तरह से नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की कोशिश करते रहे, मोदी ने उन्हें भी नाराज नहीं होने दिया। ये कब्र इसलिए लोग खोदते हैं कि हर किसी को अपना वजूद प्रिय है। अब जरा दूसरे फ्रेम में आइए, तब आपको कई चीजों में समझ में आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी में फर्क क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरे में सॉफ्ट माना जाता था, लेकिन जिस किसी ने भी वाजपेयी जी का विरोध किया, अटल जी ने उसे अपने सिस्टम से, अपनी ताकत से नष्ट कर दिया। और वो जो नष्ट हुआ, उसने पार्टी को क्षति पहुंचाई, चाहे वो गोविंदाचार्य हो, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे वो कल्याण सिंह हो। लेकिन मोदी के दौर में जो कोई भी मोदी से नाराज हुआ, मोदी पर हमला भी करता रहा, ऐसा तिरस्कृत हुआ कि उसका वजूद खत्म हो गया। उसमें वो यशवंत सिन्हा था। यशवंत सिन्हा वाजपेयी जी के दौर में भी अपने आप को वित्त मंत्री मान करके उस आदमी को एक गुमान रहा कि वो वित्त मंत्री इस देश का रहा है, तो नरेंद्र मोदी उसे वित्त मंत्री बनाए। उस व्यक्ति को जबरदस्त अहंकार था। उसके बेटे को लंबे समय तक मोदी मंत्रिमंडल में रखा गया। बेटा मोदी मंत्रिमंडल में था और यशवंत सिंह जहर उगलता था, फिर भी यशवंत सिंह के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला गया। यशवंत सिन्हा के चापलूसी में, जातिवादी अहंकार में शत्रुघ्न सिन्हा भी बौड़ाया और उसे भी लगा कि वो बहुत ताकतवर है। ये दोनों कभी जीत नहीं पाए मोदी लहर में, चुनाव लड़ करके भी, और उसके बाद तिरस्कृत हो गए। ऐसा ही एक नाम 250 किलो के उस गेंडे का है। सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था। जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना, तो राज्यपाल को उपराज्यपाल बना करके उसको डिमोट नहीं किया सकता था। तो सत्यपाल मलिक को गोवा का राज्यपाल बनाया गया, बिहार का राज्यपाल बनाया गया, मेघालय का राज्यपाल, और सत्यपाल मलिक राज्यपाल की कुर्सी पर बैठकर जहर उगलता रहा। सत्यपाल मलिक को सजा दी जा सकती थी, पार्टी से निकाला जा सकता था, मतलब उन्हें राज्यपाल के पद से बाहर बैठाया जा सकता, लेकिन पूरे 5 साल सत्यपाल मलिक का राज्यपाल का कार्यकाल खत्म हुआ। राज्यपाल के कुर्सी पर बैठकर सत्यपाल मलिक जहर उगलता रहा, लेकिन सत्यपाल मलिक पर कोई भी एक्शन ऐसा नहीं लिया गया जो सत्यपाल मलिक खेल कर सके। सत्यपाल मलिक ने जाट वोट को लेकर के पार्टी को नष्ट करने की खूब कोशिश की, लेकिन सत्यपाल मलिक को भी उपेक्षित किया जाता रहा। और आज सत्यपाल मलिक लाख जहर उगल करके भी, शैतानी ताकत बन करके भी, दुश्मनों के गोद में 250 किलो होने के बाद भी, फुदकने के बाद भी सत्यपाल मलिक कुछ नहीं कर पाए। मोदी के बदले यदि वो वाजपेयी जी का दौर होता, तो हो सकता था उसे बाहर का रास्ता दिखा करके, उसे जलील करके, उसे टॉर्चर किया जाता, लेकिन सत्यपाल मलिक के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। बात यहीं तक नहीं हुई। मोदी युग में जिस किसी को भी मेन स्ट्रीम से बाहर किया गया, या तो उसने साहस नहीं किया विरोध करने का, और यदि साहस ना करने के बाद विपरीत परिस्थिति में किसी ने अपने आप को साधा, तो उसे इनाम मिला। इसका बेहतरीन उदाहरण शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान के लिए मेरा हमेशा मानना रहा कि यदि चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से हटेंगे, तो उनकी योग्यता के मुताबिक केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और वही हुई। लेकिन दूसरी तरफ एक व्यक्ति जो बहुत प्रभावशाली था, वो रविशंकर प्रसाद थे। रविशंकर प्रसाद की महत्ता कायदे से बढ़नी चाहिए थी जब अरुण जेटली का स्वर्गवास हो गया। रविशंकर प्रसाद से एक बेहतरीन ओरेटर आज भी बीजेपी के पास नहीं है। उनके जैसा विद्वान, काबिल आदमी आज भी नहीं है। लेकिन रविशंकर प्रसाद कई बार सेकुलरिज्म के नशे में, जीजा साले के रिश्ते के चेक एंड बैलेंस में, कई बार अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका में होते थे, और कई बार अहंकार में क्षति पहुंचाते थे। उन्हें कानून मंत्री होने का अहंकार तो था, लेकिन कानून मंत्री की जिम्मेदारी नहीं निभा पाए सुप्रीम कोर्ट में, तो रविशंकर प्रसाद को साइड कर दिया गया। आज तक रविशंकर प्रसाद साइड ही हैं, लगभग 3 साल से। और उसी दौर में प्रकाश जावड़ेकर, संघ कोटे से आने वाले प्रकाश जावड़ेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे।
लेकिन संघ कोटे से आने के बाद भी उनके अंदर सेकुलरिज्म का नशा ऐसा था कि लेफ्ट लिबरल गिरोह के गोद में खेलते थे। मोदी के दौर में उन्हें भी साइड किया गया, लेकिन वो फुदक नहीं सके गोविंदाचार्य की तरह, कल्याण सिंह की तरह, उमा भारती की तरह, क्योंकि साइड करने के बाद भी उनके साथ उन्हें बताया गया कि तुमसे ज्यादा योग्य व्यक्ति को लाया गया है। इस दौर में न सिर्फ गोविंदा रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर, हाल के दिनों में स्मृति ईरानी भी, मीनाक्षी लेखी भी, इन तमाम नामों से आपको लगेगा कि कैसे नरेंद्र मोदी योग्य लोगों के चयन में जो देश नेशन के लिए काम आए, इसलिए नहीं कि उनका कोई खास है। बहुत दिनों तक माना गया कि स्मृति ईरानी उनकी खासम खास है। स्मृति एक समय में मुखर विरोधी थी नरेंद्र मोदी की, उसके बावजूद भी ये नरेंद्र मोदी की खासियत है कि राजनीति में उन्हें जो सबसे ज्यादा अपमानित करने वाला व्यक्ति रहा वो नीतीश कुमार रहे। कायदे से जितने ताकतवर मोदी हुए वो नीतीश कुमार को बड़ी सजा दे सकते थे, लेकिन मोदी जानते थे कि भाजपा बिहार में कि जातिवादी व्यवस्था में इतनी ताकतवर नहीं है कि नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार को साइड किया जा सके। नीतीश कुमार की खासियत यह थी कि उनका व्यक्तिगत चरित्र बेदाग था, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, और जो आज के दौर में तमाम क्षेत्रीय छत्रपों पे जो कलंक है परिवारवाद का, नीतीश कुमार इस देश के एकमात्र क्षेत्रीय छत्रप हैं जिनके ऊपर परिवारवाद का कलंक नहीं है। तो मोदी ने समझा कि व्यक्तिगत ईर्ष्या, व्यक्तिगत द्वेष इतना बड़ा नहीं हो जाए कि वो नेशन से बड़ा हो जाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने उनको थाली छीन करके उनका अपमान किया, बावजूद इसके नीतीश कुमार को उन्होंने कभी अपमानित नहीं किया। यही वजह है कि आज नीतीश कुमार शरणागत हैं, चंद्रबाबू नायडू शरणागत हैं। ये फर्क है नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी में, कि वो कैसे ताकतवर लोगों को साधते हैं और जिसको साइड करते हैं उसकी भी वो हैसियत नहीं रह जाती कि वो पार्टी, संगठन या देश का अहित कर सके। कई बार हमारी नाराजगी होती है मोदी से कि हमने 307 सीट दिया फिर भी नहीं कर पाए। आप कल्पना कीजिए कई तेवर से क्या कुछ होता है। कभी अलग से विश्लेषण करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के सहारे उन्होंने क्या कुछ किया। यदि मोदी ने किसान आंदोलन को उसी ढंग से दबोचने का कोशिश किया होता तो इंटरनेशनल ताकत जो आपको दिख रहा है पन्नू के जैसे चीजों के माध्यम से, पूरे इंटरनेशनल ताकत जिसने पूरे एशिया के भारत को छोड़कर हर देश को तबाह किया है, वो भारत को का कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाया। आप चारों तरफ देख लीजिए, मणिपुर से लेकर नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, म्यांमार, श्रीलंका, हर देशों की दुर्गति देखिए। उस बीच में आप भारत को खेलते हुए देखिए, भारत की ताकत को देखिए कि कोरोना काल में जब हमारे ही वैक्सीन को हमारे ही पॉलिटिकल पार्टियों ने, विपक्ष ने कमतर करने की कोशिश की, उस दौर में मोदी ने उसे कैसे साधा और दुनिया में उसकी महत्ता को बनाया, उसकी उपयोगिता को कायम रखा। कई बार इसे समझने की जरूरत होती है। चाहे वो शाहीन साजिश हो, 2 मिनट में कुचला जा सकता था, चाहे वो सो कॉल्ड खालिस्तानी गुंडों के अगुवाई में किसान आंदोलन हो, सरकार की ताकत बहुत बड़ी होती है। यदि महाराष्ट्र की एक सरकार अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को जेल में ठूस सकती है, तो आप कल्पना कीजिए एक अल्पमत की सरकार महाराष्ट्र की, यदि देश के सबसे प्रभावशाली पत्रकार, अर्नब गोस्वामी की तरह कोई पत्रकार मालिक नहीं है किसी चैनल का, कितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का, अर्नब गोस्वामी को यदि जेल में डाल करके कोई सरकार, कोई स्टेट की सरकार उससे प्रताड़ित कर सकती है, तो क्या ऐसे आंदोलन जीवियों को, ऐसे रवीश कुमारों को, ऐसे सनसनीबाजों को मोदी सरकार इतना फरेब फैलाने पर अरेस्ट नहीं कर सकती थी? मिनटों में कर सकती थी। लेकिन ये मैक्सेसे एवार्डी गैंग, इन सबको अवसर दिया गया देश के खिलाफ षड्यंत्र करने का। इसके बाद भी इन्हें कुछ नहीं किया गया, इन्हें उपेक्षित किया गया कि आज ये सब के सब खलिहर हैं। आप कल्पना कीजिए कि महाराष्ट्र की सरकार यदि अर्नब गोस्वामी को
फर्जी केस में गिरफ्तार करके जेल भेज सकती है और इस देश का सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, तो रवीश कुमारों को, सनसनीबाजों को, ये धान गेहूं एक्सपर्टों को, ये आंदोलनजीवी योगेंद्र यादव को, इन सबको अरेस्ट करके अंदर नहीं डाला सकता। लेकिन इन सबको इस लायक नहीं रहने दिया गया, इन सबका पूरा वजूद खत्म कर दिया गया। आज देखिए योगेंद्र यादव जूते खा रहा है पब्लिकली, महाराष्ट्र गया, वहां क्या उसकी स्थिति हुई है देश ने देखा। दरअसल इस सब को उपेक्षित कर दिया गया। हरियाणा चुनाव ने उस तमाम नैरेटिव को खत्म कर दिया। इसीलिए समझने की जरूरत है, जो लोग ये फरेब करने की कोशिश करते हैं कि अटल जी और मोदी की तुलना करते हैं, उन तक ये वीडियो विश्लेषण जरूर पहुंचाइए, इसके अलग अलग अंश को। तब ये समझिएगा कि क्यों एक वीडियो जो बाहर निकला है वो उस षड्यंत्र पर के मुंह पे मारा है, जो एनडीटीवी के उद्घाटन में प्रधानमंत्री गए तो विरोधी बौखला गए, अडानी और अंबानी से जोड़ने लगे। मोदी ने दरअसल विरोधियों को अपनी जाल में फंसाया, खुद पर पत्थर फेंकने को मजबूर किया विरोधियों को, और उन्हीं पत्थरों से उनकी तबाही तय कर दी। इस विश्लेषण के माध्यम से आप बहुत कुछ समझने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं कि क्या फर्क है दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी में। यदि अटल बिहारी वाजपेयी में या मोदी में फर्क नहीं होता तो 2004 में जैसे अटल जी इंडिया साइनिंग के चमक में ध्वस्त हो गए और उनके जगह पे 10 साल तक इस देश को लूटने वाली, इस देश को तबाह करने वाली, इस देश का चरित्र हनन करने वाली सरकार आई। वो अटल और आडवाणी के दौर में क्या फर्क है, वो कुछ और प्रेम आपको बता सकता है। ये देश सेकुलरिज्म के लोभ के नशे में इस कदर था कि राष्ट्रपति भवन में इफ्तार पार्टियां होती थी, उपराष्ट्रपति भवन में, गवर्नर हाउस में, प्रधानमंत्री निवास में, वो सब खत्म हो गया। ये तमाम वो ढोंगी लोग, अब इसमें देखिए आपको, ये नटवर लाल को देखिए, दोनों जो है ये दोनों बना हुआ है इस्लाम पंथी, लेकिन जो असली इस्लाम पंथी है वो टोपी नहीं लगाया हुआ है, और आपको ये फर्क नजर आएगा। ये देखिए ये चारों के चारों कौन हैं। आजकल ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ये तमाम ढोंगी लोग आजकल इस फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इस फ्रेम को जानते हैं ना आप? ये आज नटवर लाल मां वैष्णो देवी के दरबार में है। ये फर्क पड़ा है, ये बदलाव हुआ है, और ये बदलाव कहते हैं कि ये बदलाव कितना अच्छा। ये जो एक और था जो कहा करता था कि मैं मंदिर नहीं जाता, मेरी बीवी भी मंदिर नहीं जाती, अब उसकी बीवी भी मंदिर जाती है और वो भी मंदिर जाता है। आपने इस फ्रेम को संभवतः नहीं देखा होगा। ये बदलाव हुआ है। ये फर्क है अटल जी के दौर में और नरेंद्र मोदी के दौर में। ये सेकुलरिज्म के नशे में पागल लोग सनातनी आवरण का ढोंग रच रहे हैं। देश बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मिजाज भी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विश्लेषण आपको पसंद आए, इसके कंटेंट पसंद आए, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा जरूर कीजिए।